है वो कह रही है कि फैटिफ के तनाजुर के अंदर फैशिस्ट रवैया कबूल नहीं करेंगे। कल एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उसके साथ साथ शेरी रहमान साहिबा की भी एक स्टेटमेंट आई। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि इस वक्त आप सियासत न करें, आप रियासत की बात करें। लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जब NRO के हवाले से या नैब के अंदर तरामीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए या फिर कुछ तजावीज़ आई अपोजिशन की जानिब से, उन तजावीज़ को पब्लिक किया गया, जब उसके ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन आया। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब बात की थी इस पर, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये एथिकली ठीक नहीं है, ये जमहूरी पार्लिमानी रवायात के मुताबिक ठीक नहीं है कि आप जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है उसको आप पब्लिक कर रहे हैं, और उससे ये सूरत हाल सारी खराब हुई है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल सुबकी हुई है सेनेट के अंदर। अब देखना ये होगा कि क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस सारी सूरत हाल से निमट पाएगा। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बाकी ग्रे लिस्ट के अंदर होने से है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात से है, दहशतगर्दी के ऊपर फंडिंग के हवाले से है, तो इसका कौमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को फैटिफ के अंदर नुकसान हो सकता है अगर इस पे कोई कानून साजी नहीं हो पाती और ये बिल मंजूर नहीं हो पाता। और ये ऑपोजिशन के हवाले से गवर्नमेंट बार बार ये स्टैंड भी अपना रही है कि ऑपोजिशन जो है इस बिल की आड़ में NORO मांग रही है, जिसपे ऑपोजिशन ने बहुत रिएक्शन भी दिया। लेकिन उसके बाद साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पर गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपोजिशन का रवैया है कितना काबिल कबूल है। इस हवाले से हम डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है शिबली फराज साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके ज्वाइन करने का, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत को जो कौमी मामलात हैं उस पर कानून साजी के लिए मुश्तरका इजलास बुलवाना पड़ रहा है, और क्या हर बार यही तरीका इख्तियार किया जाएगा? कि आप जानते हैं कि सेनेट में हमारी माइनॉरिटी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी माइनॉरिटी है। तो आपने देखा होगा कि चीज़ें नेशनल असेंबली से पास हो जाती हैं लेकिन वो फंस जाती हैं सेनेट में, इसलिए कि सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है और वो इस मेजॉरिटी को, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, उसको इस्तेमाल करते हुए ये कानून साजी नहीं होने देते। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम जॉइंट सेशन में जाएं या उसको एक जो कौमी मफाद में एक चीज़ हो उसके लिए हम ऑर्डिनेंस, जो भी उसकी लिमिटेशंस है, जो कि बिल्कुल कानूनी एक टूल है और उसके जरिए हम कानून साजी करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि चूंकि अपोजिशन हमेशा जाती मफाद की लेजिस्लेशन करती आई है और इस वक्त जो है तो हम चूंकि मुल्क के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो इनके जाती मफादात के साथ मुल्की मफादात वो क्लैश करते हैं, इसलिए ये अपोज करते हैं और अपोजिशन वाले, और हम उसको जॉइंट सेशन में या ऑर्डिनेंस के थ्रू। अच्छा, बात तो ये है कि हुकूमत जो अपोजिशन है उसका भी तो कहना ये है कि जो नैब के हवाले से तरामीम है या कानून साजी है वो उनकी ज़ात से मुतालिक नहीं है। बहरहाल हुकूमत का ही मौक़िफ़ है कि उनकी ज़ात से मुतालिक है, जिसमें वो खुद को NRO दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ ये है कि क्या कौमी सतह पर जो हमारा रवैया है वो इस काबिल है, कौमी सतह के ऊपर हम जस्टिफाई कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर पॉलिटिक्स किया जाना, चाहे वो जो भी कर रहा है गलती, चाहे अपोजिशन की किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आ रही या हुकूमत की तरफ से कि अपोजिशन को एंगेज नहीं कर पा रही। हुकूमत को हमेशा कहा जाता है कि बड़े भाई के तौर पे रोल प्ले करना पड़ता है, पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है। खैर, इस हवाले से तो आपने हमें बताया। हमें बेसिकली मॉर्निंग शो के हवाले से हम अहमद फराज साहब की कल चूँकि बरसी थी, 12वीं बरसी के ऊपर हमने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया था। शिबली फराज साहब और आपके वालिद साहब भी, आपका भी जिक्र खैर हुआ था और आपने हमें ज्वाइन भी करना था लेकिन आप नहीं आ पाए। खैर, इस हवाले से आप हमारे एक्सप्रेस मॉर्निंग शो को कैसे देखते हैं और इस ट्रिब्यूट को आप कैसे देखते हैं जो हमने एक काविश की अहमद फराज साहब के हवाले से? देखें जी, मैं उनके बारे में जिसने भी जब भी प्रोग्राम कोई होता है तो जाहिर है मुझे बहैसियत बेटा उनके मुझे बहुत ही खुशी भी होती है और मैं शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपने वो किए हैं। अहमद फराज सब के थे, वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे, मेरे तो वालिद थे। लेकिन अवाम ने जो मोहब्बत शो की है, जिस तरह मीडिया ने मोहब्बत और रिस्पेक्ट शो की है, मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, चले, हमने सुबह जरा आपके साथ लाइट डिस्कशन रखी, ज्यादा हार्ड टॉक नहीं की इस मामले के ऊपर, क्योंकि कल आप हमारे शो के अंदर भी, शाम के हमारे प्राइम टाइम शो में भी मौजूद थे, उसमें भी बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन हुई। तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह सियासतदानों का मूड भी खराब ना किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल बातें हैं ये सियासतदानों का मूड ज्यादा ऑन करती है। लेकिन समटाइम्स हम जब अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखते हैं तो कुछ ऐसी डिस्कशंस हो जाती हैं जिसपे ऑब्वियसली हर इंसान का एक टेम्परामेंट होता है और पॉलिटिशियंस का ये बड़े अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं और लेके चलते हैं, इसीलिए शायद इनको इतना इंपॉर्टेंट ओहदा भी दिया गया है वजीर इत्तलात का। वजीर इत्तलात से याद आया, चलें बाद में बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कराची का मौसम आपने देखा, लेकिन मौसम के साथ साथ कुछ कराची के हालात वाक़यात की भी बात करेंगे कि वहाँ पर क्या मामला चल रहा है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जिस तरह से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और आए रोज़ हम इस हवाले से ख़बरें भी शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मुश्किलात हो रही हैं कराची के बासियों को पानी की जो सिचुएशन है, उसके साथ साथ जी अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि सिंध और बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है और इसके साथ साथ पंजाब में भी कुछ इस हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर कराची में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो इंतजामिया का तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाक आर्मी और रेंजर्स जो है वो मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं एज ऑलवेज इमरान। और मेरे ख्याल से इंतजामिया की तो गफलत हमें नजर आई है, लेकिन पाक फौज और इंतजामिया अब तो कुछ एक्टिव है ही, लेकिन अब हो कुछ नहीं सकता ना। जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, अब आप क्या कर सकते हैं। तो प्रीएम्प्ट करने वाली चीजें पंजाब के हवाले से मैं पढ़ रहा था, आई होप कि ऐसा हो। जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने वासा को कहा है कि जी अपना आप जो किबला है वो दुरुस्त करें, अब मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वासा वाले काम नहीं करते, अरबों रुपए का बजट कहां जा रहा है। उस्मान बुज़ार साहब की बात कर रहा हूं। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जल्द अज जल्द मास्टर प्लान बनाया जाए लाहौर के हवाले से, ताकि जो रेन के अंदर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है वो ना हो। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि फॉर्मर सीएम है, कई बार ये कोशिश कर चुके हैं पंजाब को लेकर। खैर पंजाब की भी बात नहीं करते, कराची की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि फौज और रेंजर्स इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बहुत सारे जो नाले हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से इंतहाई मखदूज सूरत हाल है। हमारे पास इस हवाले से और तो कुछ नया बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलसल हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आप देख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो नई बताने की है वो ये ज़रूर है कि आवाम की अभी तक मुश्किलात में माय डियर कराची एडमिनिस्ट्रेशन कोई कमी नहीं हुई है। लोग बेचारे परेशान हैं, लोगों का एक्सेस नहीं है और बिजली तक तो है नहीं कि लोग किसी तरीके से अपनी बात पहुंचा सके लोगों तक, मीडिया पहुंच नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे इंतहाई मखदूज सूरत हाल है इस वक्त। और बिल्कुल इसके साथ साथ अगर हम अफसोसनाक जो वाकयात हैं उनकी बात भी की जाए तो 15 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं इस तमाम सिचुएशन में। और पानी घरों के बाहर है, इनफैक्ट घरों के अंदर है। बहुत सारे ऐसे पोश इलाके हैं कराची के जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि इस हद तक पानी होगा, लेकिन वहाँ पर भी इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुला है कि लोगों के घरों के अंदर पानी गए हैं। और आमतौर पर इमरान जब इस तरह की सिचुएशन होती है, बारिशें होती हैं, हम बार बार पिछली गवर्नमेंट में भी ये स्टांस अपनाया जाता था, दुनिया भर में बारिशें होती हैं तो वहाँ पे पानी खड़ा इतनी देर तक खड़ा नहीं होता। अच्छा अभी तो आप हम सिर्फ कराची की बात करें ना, लाड़काना की सूरत हाल आप देखें। लाड़काना वो शहर है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा का शहर है, मौजूदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शहर है। उसके अंदर जो कुछ मनाजिर हमने देखे, यकीन माने कि कलेजा मुंह को आ रहा था देख के कि ये वो शहर है जिसके हवाले से, जिसके बजट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान भी हैं। अपोजिशन बारहा कह चुकी है कि यहाँ पे खरबों रुपए का, अरबों नहीं खरबों रुपए का बजट यहाँ पे लगा है, लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो कहाँ लगे। और जिस तरह पानी खड़ा है, जिस तरह रोड टूटी हुई हैं, लगता है कि ये बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई है सिंध के अवाम के साथ। अच्छा एक इंपॉर्टेंट इसमें नुकता है, वो प्याज और खजूर की तैयार फसल के हवाले से मेरी नजर पड़ गई इस नुकते के ऊपर कि वो भी शदीद मुतासिर हुई है, नुकसान पहुंचा है और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ये फसलें तबाह हो गई हैं, प्याज और खजूर। जाहिर है बारिशों के मौसम में सबसे ज्यादा चीजें भी जो इफेक्ट होती हैं, लोग तो होते हैं लेकिन साथ साथ जो उनके कारोबार होते हैं, जिस तरह खेती बाड़ी का एक मामला है वो भी इफेक्ट होता है, फसलें हैं वो तबाह होती हैं। लिहाजा हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जो बाराने रहमत है वो रहमत ही रहे और जहमत ना बने कराची वालों के लिए। इसके साथ साथ इमरान एक और पॉइंट में जरूर यहाँ पे रेज करना चाहूंगी, हम अपने सोशल मीडिया पे और टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं जिसमें आपको कहीं पर कोई शख्स बिल्डिंग से छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं मगरमच्छ निकला हुआ नजर आ रहा है। ये सारी जो खबरें हैं या ये सारी वीडियोस हैं ये फेक हैं और ये पाकिस्तान की नहीं है, दे आर फ्रॉम इंडिया। और ये हमारे लोगों का जो एक मामला होता है ना कि हम इस जो पैनिक सिचुएशन में और पैनिक क्रिएट कर देते हैं, हमें जरूर वेरीफाई करने की जरूरत है कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे अगर अपनी वीडियो मेक श्योर कि आप वेरीफाई करें उसको कि ये वाकई और ये असल फुटेज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है जो इंडिया की है और जहां पर एक मगरमच्छ आपको नजर आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा अवॉइड किया करें, क्योंकि आवाम में पहले ही बहुत अफरा तफरी है, लोग परेशान है और आप इस तरह की वीडियोस बना के हमें भी डराते हैं और खुद भी डरते हैं। आप ये कह रही है कि इंडियन और पाकिस्तानी मगरमच्छों में फर्क कर लिया करें। और जो लोग ट्विटर पे शेयर कर देते हैं, कहीं पे भी शेयर कर देते हैं, प्लीज अगर आपको मिल भी जाए, अच्छा ये हमारी
आदत है ना हमारे पास, जब भी कोई खबर आती है खुद पूरी वीडियो देखने से पहले हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपनी फैमिली के ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले रिपोर्टर बनना चाहते हैं कि जी हम रिपोर्ट करें। रिपोर्टर बने, सही रिपोर्टर बने ना यार, गलत रिपोर्टर नहीं बने। आप सही जो खबर आपको लगे कि ये ठीक है कंफर्म कर लेना चाहिए। अच्छा, एक वाटर जंप वाली वीडियो भी थी जिसमें एक साहब जो है एक बिल्डिंग के ऊपर से, वीडियो ये देखें, ये हकीकी या वीडियो को छोड़ के भाई ने हिम्मत बड़ी दिखाई है। हिम्मत तो क्या है वो देखें इतने गंदे पानी में जिसे इन्होंने जंप किया है। और ये भी वीडियो पाकिस्तान की, कराची की नहीं है, दिस इज फ्रॉम इंडिया। तो प्लीज जो तमाम लोग इस के साथ ये वीडियो फेक जरूर है, लेकिन कराची की हालत कोई मुख्तलिफ नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, बट स्टिल दिस इज वेरी डेंजरस। और लोग इसी चक्कर में इनसे इंस्पायर होके कोई और 2-4 छलांग लगा दे, खुदा ना खास्ता। वैसे मुझे समझ नहीं है इन्होंने किया क्या, ये क्यों छलांग लगाई? पानी गहरा था, उन्होंने चेक किया कितना गहरा है। अपने मोहल्ले में उन्होंने कहा कि क्योंकि फैसिलिटी मिल गई हमें, प्लीज ये वाली मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि फेक वीडियोस फैलाने से परहेज खैर जनाब, हम खैबर पख्तूनख्वा के भी हवाले से आपको बताएं, तेज बारिशें हैं, पेशन गोइयां हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाके इस वक्त सैलाबी रेले से मुतासिर हैं। चित्राल और कालाश वैली के बरसाती नालों में भी तुगयानी है। और भारत के हवाले से मैं पढ़ रहा था, कुछ इंकिशाफ हो रहे हैं कि वो बगैर इजाजत पाकिस्तान में पानी भी छोड़ रहा है। आदत से मजबूर है, बिल्कुल। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक हमारे पास है। हम थोड़ा सा इसको कराची से रिलेट इसलिए करेंगे कि आपको बहुत सारे लोगों को, आपको याद है पीटीवी पे ड्रामा आता था? मैं इतना पुराना नहीं हूँ। मुझे याद है, हमने देखा जरूर है, हमने देखा जरूर है। एक लेगेसी है पाकिस्तान टेलीविजन, आई बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन फॉर लॉन्ग टाइम, सो ऑब्वियसली एक लेगेसी जरूर है, एंड वी नो ऑल द सीरियल्स और ये जितने भी इस किस्म के। आप बताइए 50-50 50-50 में एक पुरानी वीडियो है, और वो वीडियो जो तकरीबन काफी मतलब कहने 24-25 साल पुरानी है, तो उसमें आज के कराची का जो अहवाल है वो बड़े मुनफरिद अंदाज में बताया गया। और वो वीडियो देख के एहसास होता है कि शायद इतनी पुरानी नहीं, आज के कराची बयान ज्ञान था उस ये प्रोग्राम इनको कैसे पता था? ये माजिद जहांगीर और शहनाज आपा, इस्माइल तारा, ये हमारे जबरदस्त सितारे हमारे कुछ हमारे बीच हैं। कराची की सिचुएशन कैसे पता चली, ये कभी तक क्यूरियोसिटी मेंटेन है मेरी। और वैसे कश्तियां कल चली हैं कराची में, बल्कि एक वाकया भी हुआ फैसल ईदी साहब के हवाले से, हमारे पास अपडेट्स एंड डिटेल्स भी, उस पर भी बात करेंगे। कश्ती डूब गई एक्चुअली, लेकिन कश्तियां चल रही हैं कराची में इस वक्त। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर की बात हो रही थी, इतने अच्छे मौसम में आपका बाहर से देसी नाश्ता करने का दिल करता है, लेकिन क्या रोज करता है। लेकिन आज हम आपको कराएंगे वलायती नाश्ता, यानी कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और वो कहाँ हमें आसमा करवा रही है, आसमा से ही जानते हो। वो जो आसमा, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुहाना सा दिन है, आप देख रहे होंगे हवाएं मेरे बाल उड़ा रहे हैं। और आज का दिन मुझे पता है कि बहुत सी खवातीन टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के हमारा मॉर्निंग शो देख रही होंगी। और ये वो वक्त होता है दिन का जिसमें खवातीन के माइंड में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि आज के दिन का मेन्यू क्या होना चाहिए, आज घर में क्या पकाना चाहिए। और ये इतनी मुश्किल सिचुएशन होती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो यही मुश्किल को दूर करने के लिए आज हम लाहौर के एक बहुत ही फेमस स्टेक हाउस के बाहर मौजूद हैं। हम जाएंगे अंदर, बनाएंगे मज़ेदार सा स्टेक और वो रेसिपी आपको बताएंगे, ताकि आप अपने घर में आज वो स्टेक बना सके। होगा वो रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन आप उसको घर में आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज क्या है मेन्यू में। राइट जी, इस वक्त हम स्टेक हाउस के किचन के अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भी तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। एंड वी हैव शेफ अली अरसलान विद अस, और वो हमें आज सिखाएंगे एक आसान सी मज़ेदार सी स्टेक और उसकी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अली, मुझे बताइए हम क्या बनाने जा रहे हैं आज मैं आपको एक स्टेक बनानी सिखाऊंगा, फिले मिनियन। बहुत रेयर है, आम मार्केट में मिलती हैं, लोकल मीट के साथ बनती है, अंडरकट के साथ। ठीक है। तो आपको एक फिले मिनियन मैं आपको बना के विद साइड्स और सॉस के साथ। ठीक है। अच्छा जी, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं ना यहाँ पे आपको जरा ये इनके हथियार दिखा दूँ। ये मतलब ये स्टेक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह माय गॉड, एंड लुक एट दिस। आपको ऐसे ही नहीं प्रोफेशनल चीज़ें मिल जाती हैं बाहर, बट ऑब्वियसली आप इनका घर पे भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो फाइनली हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अली क्या करते हैं? जी मैम, एक स्टेक का फिले हमने लिया है, इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ठीक है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप हमें एक्चुअली ये स्टेक, ये मीट दिखा दें ज़रा। आप अगर ये देखें, ये अंडरकट लिया है,
अंडरकट लिया है मैम, ठीक है। अंडरकट का एक पीस लिया है। इस कट को फिले मिनियन कहते हैं, फिले मिनियन। इस कट को फिले मिनियन कहते हैं, और मेडेलियन कट भी। ठीक है, तो अगर खवातीन बाहर ये लेने जाएं तो ये फिले मिनियन कहते हैं। फिले मिनियन भी है और मेडेलियन कट भी इसको बोलते हैं, Medallion अंडरकट का ये पीस होता है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम जाते हैं सीजनिंग की तरफ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ 6 किस्म की सीजनिंग रखी हुई है। मैम ये फर्दर विदाउट रेड चिली हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सॉल्ट यूज़ करेंगे, सॉल्ट, पेपर यूज़ करेंगे, व्हाइट पेपर, ब्लैक use करेंगे। पेपर, ऑरिगानो। और एक स्पेशल हमने स्टेक सीजनिंग बनाई है, इसमें फर्दर और भी ससमी सीड्स का पाउडर है इसके अंदर, Alright. स्मोक पाउडर है, उसके अलावा कॉफ़ी इसमें डाली है। ये Coffee? सीक्रेट, हाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, लाइक कॉफ़ी पाउडर। ऑलराइट जी, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई है। वैसे आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि ये वाली स्टेक ऑलमोस्ट हमारे पास 15 मिनट में रेडी होके आ चुकी है विद द साइड्स। और साइड्स में हमारे पास ऑब्वियसली सॉटे वेजिटेबल्स हैं और बेक्ड पोटैटोज़ हैं, और सॉस इस सब मुझे बहुत ही क्रीमी और मज़े की लग रही है। और अली ने बताया कि ये है गार्लिक मशरूम सॉस, तो ऑब्वियसली अब हम इसको टेस्ट करेंगे और पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। देखने में बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्टेक लग रही है। तो ओ माय गॉड, सो यू कैन सी दैट कि बहुत ही आसानी से इसको काट सकते हैं हम लोग। हालांकि जितना कुक टाइम था उससे लग रहा था कि भाई ये शायद सही से पक ना पाए या ठीक से अंदर तक टेंडर ना हो पाए, बट आप ये देख सकते हैं बहुत अंदर तक ये टेंडर नज़र आ रही है और आप सारे फ्लेवर्स अंदर तक मुझे दिख रहे हैं। जो सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग की गई थी और जो मेल्टेड बटर लगाया गया था, आई कैन सी दैट एंड आई कांट रेजिस्ट नाउ। दैट्स अमेजिंग। जो सीजनिंग थी, सीजनिंग की वजह से ये बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। मैंने आज से पहले ऐसा स्टेक नहीं खाया, और इसकी जो मशरूम सॉस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ऑब्वियसली स्टेक को। तो हमने आपको 15 मिनट के अंदर आज का मेन्यू बता दिया है जी, और एक मरतबा मैं फिर से इंग्रेडिएंट इसके रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। हम लोगों ने अंडरकट लिया और उसके ऊपर सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो और फिर इटालियन सीजनिंग, और जो हमें सीक्रेट बताया गया आज की स्टेक को टेंडर बनाने के लिए वो ये था कि कॉफ़ी का इस्तेमाल करें अपनी सीजनिंग के अंदर थोड़ा सा, उससे ये होगा कि आपकी स्टेक टेंडर हो जाएगी। तो ये मैश पोटैटो कैसे छोड़ सकते हैं हम। दिस इज सो माउथ वाटरिंग और मुझसे अब रेजिस्ट नहीं हो रहा। और मुझे पता है कि जो स्टूडियो में मेरे 2 बेचारे बैठे हुए, अरमला एंड इमरान, उनके भी मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। सो डोंट वरी, मैंने ऑर्डर कर दिया और मैं आप लोगों के लिए भी ये लेके आने वाली हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड। अनम, जितने भी लोग पोलियो में गफलत बरतते हैं उन पर गुस्सा तो शदीद आता होगा। मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहोगी? जो एक्सप्रेसो और हम आज के शो में, बल्कि हम पूरे वीक में आपको पोलियो के हवाले से अवेयरनेस देते आ रहे हैं और पोलियो पे हमारा फोकस है, और ये पूरा वीक हमारा पोलियो के लिए डेडिकेटेड है। और हम मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने पोलियो, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाने हैं, और इस बात में बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी फख्र की बात भी है कि हम इस कैंपेन का हिस्सा हैं। जब पूरा मुल्क एक जिहाद के तौर पे लड़ रहा है पोलियो के खिलाफ, तो हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इसका हिस्सा हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप अपने तई इसके खिलाफ फाइट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। और जब एक खबर आए, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, कि पाकिस्तान एक पोलियो से पाक मुल्क है, तो हम सब उसको मनाएंगे, उस खुशी को मनाएंगे कि हम सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था कहीं ना कहीं और अपना हिस्सा इसमें मिलाया था। कैंपेन चल रही है, मुसलसल इसकी अवेयरनेस पे बात हो रही है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इस बात को रियलाइज खुद से भी करें और रियलाइज करवाएं जिनको इसका एहसास नहीं है कि हमने कैसे फाइट करना है पोलियो से। बिल्कुल ऐसे ही हो। इसके साथ साथ हमने सोचा कि साथ साथ उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएं जो इस मर्ज के बावजूद बड़े बाहिम्मत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कामराज, अपने मामलात करें। तो ऐसे ही एक मुलाकात आज हमारी साथी एंकर हिना नियाजी करवा रही है एक पोलियो बच्चों से, उनसे जानते। ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच अरमला एंड इमरान। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हिम्मत से मायूस दुनिया का हौसला बढ़ाते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे की गफलत की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माजूरी का गिला इस मुआशरे से नहीं करते, बल्कि अपने अज़्म से, अपनी हिम्मत से लोगों को ये बताते हैं कि वो किसी से कम नहीं। ऐसे लोग दुनिया के अजीम तरीन लोग होते हैं। आज इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराएंगे जो अज़्म हिम्मत का इस्तारा है। वो आपको ये बताएंगी कि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आइए चल के मिलते हैं अनम खान से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो अनम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अनम, चाय बहुत ज़बरदस्त बनाई और चाय पीने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह आप कितनी सुगड़ हैं। अच्छा अनम, बहुत से ऐसे लोग जो माजूर नहीं हैं, आप उनसे भी बढ़कर काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये हौसला, ये हिम्मत कहाँ से आया, कैसे आया? जब मेरी पैदाइश हुई थी तो अपने बहन भाइयों से डिफरेंट लाइफस्टाइल था। इस चीज़ को मेरी मम्मा ने कमज़ोरी नहीं बनने दिया और मेरा ज़िंदगी में एक ही मकसद था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो कि मेरी तरह इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं। और फिर माइलस्टोन आई और ये सारी चीज़ें जो है मैंने माइलस्टोन से सीखी और अपने जो घर के सारे काम हैं अब मैं खुद ही करती हूँ व्हीलचेयर पे। अना, मुझे ये बताओ कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, और माइलस्टोन से पहले किसने इंस्पायर किया कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया मेरी स्टडी के हवाले से, और बहन भाइयों ने भी जो है ना काफ़ी हेल्प आउट किया, क्योंकि जब पैदाइश हुई थी तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर है वो ही मुझे हेल्प करती थी, स्कूल लेके जाना, मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे व्हीलचेयर का जो है ना कुछ आइडिया नहीं था कि व्हीलचेयर क्या होती है। लेकिन मम्मा ने कहा कि तुमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना कि लाइक अगर तुम्हारा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है और तुम बस घर में बैठ जाओ लोगों से छुप के। तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने अनम, फैमिली ही हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बेटियों की ज़्यादातर रोल मॉडल जो है वो माँ ही होती हैं। तो आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए भी आप एक रोल मॉडल ही हैं। अच्छा ना, मुझे ये बताओ व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ऑफिस में आप क्या करती हैं? अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, लाइक स्टेयर्स। जब मैं स्कूल जाती थी तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी और मेरे लिए चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। और मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करके क्लास में लेके जाती थी और स्टडी करती थी। इसी तरह जब मैं कॉलेज गई हूँ, कॉलेज में भी यही था कि जो मेरी क्लास थी वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों ना मेरी क्लास जो है ग्राउंड फ्लोर पे की जाए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, कहते हैं एक स्टूडेंट के लिए हम जो है अपनी पूरी क्लास को जो है डिस्टर्ब कर दें। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने प्राइवेट स्टडी किया। स्टडी करके मैट्रिक करके मुझे माइलस्टोन का पता चला किसी एनजीओ के थ्रू, और जब मैं यहाँ आई, यहाँ से मैंने जीना सीखा कि डिसेबिलिटी के साथ आप किस तरह जी सकते हैं। और यहीं से मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप्स लिए और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और अभी पाकिस्तान से जो है मैंने इंटर किया और अभी जो है जापान से डेस्क इन ग्रेजुएशन करके आया। ज़बरदस्त। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ कि माइलस्टोन में कितना टाइम गुजारती हो और यहाँ पे करती आप बेसिकली क्या, व्हाट्स योर रोल? यहाँ पे मैं 9 to 5 मेरी टाइमिंग है, और यहाँ पे जो बेसिक काम मेरा होता है, पर्सन जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें यहाँ लेके आती हूँ, उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो भी मेरी तरह अच्छी लाइफ गुजारें। और जब घर जाती हूँ और घर जाके आम रूटीन के काम होते हैं जो घर में अमूमन होते हैं, और बहुत मिस करती हूँ। अच्छा अनम, आप मुझे ये बताओ कि घर में कौन सा काम आप दिल लगा के करती हो और कौन सा ऐसा काम है जिसे आपको होता है यार ये मैं नहीं कर सकती, मतलब किससे जान छुड़ाती हो? घर में कुकिंग जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो मुझे चाय पी के अंदाजा हो गया कि भाई यू कैन कुक रियली वेल। कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम है। ओके चले सही वो मैं कहती हूँ थोड़ी जान छुड़वाती हूँ। नहीं धो लेती हूँ, लेकिन ये कि जान जाती है कि बस ये झूठ हो जाए करना। तो अनम, मुझे कब घर बुला रही हो, मतलब डिनर या लंच के लिए, और हम कब इकट्ठे बैठ के लंच या डिनर कर रहे हैं?
आपने आते मुझे बताया कि आपको ये डिशेस पसंद है, तो क्यों ना इस वीकेंड पे प्लान कर लें, कोई डिनर रख लें इस वीकेंड पे। जबरदस्त, डन हो गया। अच्छा अनम, माशाल्लाह सारे काम आपको आते हैं, कुकिंग से लेके ड्राइविंग से लेके, अभी बता रही थी घर के भी सारे काम कर लेती हो। मुझे ये बताओ कि ड्राइविंग सीखी कब और किससे? जब पैदाइश हुई थी ना एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ, तो मुझे एक शौक था कि एडवेंचर करूं अपनी ज़िंदगी में, वो काम करूं जो मैं नहीं कर सकती। सोचती थी और फिर माइंड में ये आता था कि गाड़ी तो पाँव से चलती है। बिल्कुल। तो जैसे माइलस्टोन ज्वाइन किया, मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई कि मैंने अपनी बॉडी को ठीक नहीं करना बल्कि चीज़ों को अपने मुताबिक करना है। और माइलस्टोन आने के बाद जो यहाँ पे मैंने देखा, गाड़ियाँ भी चला सकते हैं आप हैंड कंट्रोल करवा के, और फिर यहीं से मैंने ड्राइविंग सीखी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइव करके खुद जाती हूँ। ऐसी लड़कियों को तलाश करती हूँ जो घरों में पैरालाइज होती हैं, बैठी बिल्कुल अपने घरों में बिल्कुल बंद होती हैं। जी, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अनम इस वक्त अपनी एक पैरालाइज्ड फ्रेंड को पिक करने जा रही हैं जो 17 ईयर से अपने घर में कैद थी। उनको लगता था कि वो पैरालाइज्ड हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अनम उनको रोज़ जाके पिक करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और उनको इनकरेज करती हैं, उनको बताती हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और उसको कितनी खूबसूरती से जीने का हक है सबको। तो अभी हम अनम की फ्रेंड को पिक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे कि उनकी पर्सनालिटी में अनम से मिलने के बाद क्या चेंजेस आए। नसरीन, आप पिछले 17 साल से डिसेबल्ड थी, पैरालाइज्ड थी। मुझे ये बताएं कि अनम के आने से आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज आया है? अनम से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। मुझे पहले ये लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। हर वो काम कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो मैंने वो सब सीखा है, अनम ने मुझे सिखाया है और अब वो मैं सब कर रही हूँ। अब लगता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वरना पहले कमरे के अंदर ही पूरी ज़िंदगी गुजर गई और कमरे की चार दीवारी में, तो एक बेकार ज़िंदगी गुजार रही थी मैं। लेकिन अब जो है वो मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ इसी व्हील चेयर पर बैठ के, और जो है मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो अब मैं ना कर सकूं। ज़बरदस्त। ये सब मुझे अनम ने सिखाया। अनम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप कर सकती हैं, और जो है अब मैं कर रही हूँ। अनम, जितने भी लोग पोलियो में गफलत बरतते हैं उन पर गुस्सा तो शदीद आता होगा। मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और हमें भी दूसरे इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि हमें अजीबोगरीब मखलूक समझ के सेपरेट कर दिया जाए। और हमारे लिए एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है एक्सेसिबल किया जाए, व्हीलचेयर फ्रेंडली किया जाए। शॉपिंग मार्ट, सिनेमा, एवरीथिंग, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल स्पेशली जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बैरियर फ्री किया जाए ताकि हम लोग भी अच्छे से एजुकेशन हासिल करके इस सोसाइटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच अनम खान फॉर योर टाइम। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा साउंड मैसेज दिया आपने। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी शामिल करेंगे। वो है पंजाब में स्कूल्स खुलने के बारे में एसओपीज जो सामने आए हैं। बड़े कंफ्यूजिंग भी है, समाव कंफ्यूजिंग ना भी कहें तो चैलेंजिंग जरूर हैं, अगर ये कहें तो राइट वर्ड होगा। मुराद राज साहब जो वजीर तालीम है वो कहते हैं कि स्कूल्स खुलने पर असातिज़ा को अपना कोरोना टेस्ट अपनी जेब से कराना पड़ेगा। सो द स्टूडेंट्स, तलबा मास्क खुद खरीदेंगे। पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह दिया। कहते हैं जी कि अगर निजी और सरकारी स्कूलों में 15 लाख उस्ताद पढ़ाते हैं, हमने 6 महीनों के अंदर सिर्फ 9 लाख कोरोना टेस्ट किए, तो हम 15 लाख टेस्ट एकदम से कहां से कराएंगे? अजीब सी सिचुएशन बिल्ड होगी। मतलब टाइम वेस्ट नहीं सिचुएशन करते, तो वाकई बहुत डिस्कस कर अजीब सी लेते है। हैं। बिल्कुल, हमें गेस्ट ज्वाइन किया है वकार अहमद मलिक साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। ये जो मामला है, ऑब्वियसली अब स्कूल भी जाना है, रीओपन भी हो रहे हैं, उस्तातिज़ा ने भी जाना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेनी है, लेकिन जिस तरह से ये सिनेरियो बना रहे हैं, क्या पॉसिबल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिसके लहजे में तयक्कुन होता है ना, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये कल का आप जो ये कर रहे हैं, ये कल का है, और यकीन लहजे में देखिए। और आज की जो ट्वीट है वो ये है कि ये फ़कत एक तजवीज़ थी,
अच्छा। हालांकि कल तक ये था कि हर सूरत में हमने ये करना है, मास्क, सैनिटाइजर्स और ये तमाम। मैं कल 3 स्कूल्स में गया और वहाँ पे टीचर सर पकड़ के बैठे हुए थे, बिकॉज ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, एक पूरा प्रोसेस से वो आशना नहीं थे कि ये कहाँ से करवाना है, किधर से करवाना है और ये क्या है। अच्छा, मास्क की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। परसों में एक स्कूल में गया जहाँ पे 276 बच्चा पढ़ता था, 2 टीचर्स थे, उसमें से एक टीचर का स्टेटस हेडमिस्ट्रेस का था जिसने मीटिंग्स वगैरह पे जाना है, पीछे एक टीचर है, 276 बच्चा है। ठीक है, मतलब ग्राउंड ज़मीनी हकायक कहीं दूर खड़े हुए। ये तो मैं अभी लाहौर के मज़ाफ़ात की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा अंदरून और साइड पे जाएं। और दूसरे आपने कोई जहमत की है किसी एक स्कूल में जाके इंतजामात देख ही लें कि क्या सफाई की हो? हालांकि बैठ के तो ये अक्सर ट्वीट कर देते हैं मीडिया पे, मुझे कुछ बरम भी नजर आते हैं कई जगहों पे, तो इनको डोंट यू थिंक कि जाके कम से कम ग्राउंड रियलिटीज देखनी चाहिए? आप देखिए ना कि सिर्फ एक दिन में ग्राउंड रियलिटीज जब उनको ये पता चली कि अगर उनको ये खर्चा करना पड़ता है, मतलब यही था ना कि अगर उस्ताद खुद नहीं कर सकते, ये मास्क, सैनिटाइजर्स, तमाम चीजें गवर्नमेंट खर्चा, उसका पता चला कि 7 अरब रुपए, 7 अरब 7 बिलियन मतलब कुछ नहीं, बस ट्वीट कर देने, पता नहीं है कि क्या बैकग्राउंड है, क्या एक दिन के अंदर, एक दिन आज की ये ट्वीट है कि नहीं। अच्छा, अगर 7 अरब है ही तो क्या अमर माने हैं? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लगाने चाहिए आपके ख्याल में? इससे मतलब इससे ज्यादा क्रिटिकल, इससे ज्यादा सेंसिटिव मामला और कौन सा हो सकता है? तो इसमें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मसला मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक दिन के अंदर कल के आपके लहजे का यकीन और आज आपके लहजे में उस लफ्ज़ तजवीज़ का आना, तरजीहात का या मालूमात का है? मेरा ख्याल है कि ये मालूमात का एक तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मुराद रास जो है, जो वज़ीर तालीम है, या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज मतलब पूरा करते रहे और उन तमाम चीज़ों का उनका जिस इलाके से ताल्लुक है और जिस लेवल में, तो उनको तो आइडिया होना चाहिए। आप मुझे ये बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ पे जाके दे देना और उसके बाद फिर। अच्छा, अब एक थोड़ा सा इनके हिस्से की, इनके हक की भी बात कर लेते हैं, जो इनके लिए चैलेंजिंग तो है, पैसे अरेंज करना भी और इंतजामी मामला भी। तो सपोर्ट हम क्या तजवीज़ क्या हो सकती है कि हम ये इस अमल को कर भी लें, बच्चे स्कूल भी जाएं, गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग भी ना हो, असातिज़ा खुद ही कराएं या 50-50 हो जाए? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये अच्छा किया है कि उसको 2 शिफ्टों में एक तो कर दिया है। 4थी क्लास का जो डिसीजन है मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ, वो शायद अभी 7 सितंबर तक होगा। ठीक है, तो अगर 50 ऊपर होता है और फिर एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, अदरवाइज मैं फिर वही कहूंगा कि फिर वो जब आप जमीनी हकायक देखते हैं तो एक स्कूल में अगर 300 बच्चा और एक टीचर है तो वो किस ऊपर भी आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, खास तौर पे जब एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल बर्डन से भी गुजरी है हमारी कौम, हमारे बच्चे भी गुजरे हैं, लेकिन असातिज़ा तो गुजरी हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा इस वक्त जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सौ को 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, ऊपर से आप ये प्रेशर डालेंगे तो वो करेंगे क्या? सबसे पढ़ा लिखा तबका है। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब बड़े आजकल एक्टिव हैं अखबार की सुर्खियों की हद तक, तो इस पे भी मेरे ख्याल में उनको स्पेशली बात करनी चाहिए। बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया वकार अहमद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। कराची सूरत हाल में जहाँ इंतजामी इदारे कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने की, पाक फौज और रेंजर्स मसरूफ है, वहीं पे जो रफाई या फलाही इदारे हैं वो भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ईदी का नाम उन्हीं इदारों में से एक है। कल फैसल ईदी साहब जो रूह रवां हैं इस वक्त, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद उनके फर्जंद वो भी इस सिलसिले में खिदमात के सिलसिले में कल निकले हुए थे, फील्ड में थे और मलीर नदी में उनकी जो कश्ती है वो तो यानी कि बायस उलट गई, जिसमें उनके इब्तदाई इतलात आई कि वो डूब गए, लेकिन लोगों ने उनको वहाँ पर रेस्क्यू किया, रेस्क्यू एहलकारों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे इस वाक़े। बिल्कुल, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल का जो वाक़या हुआ उस हवाले से बताएं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, हम खैरियत से हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया। हम जो है वो कोरंगी कॉजवे से जो नदी जाती है, मलीर नदी फिर समंदर में जाती है, वो गिरती है, उस पूरे रास्ते में 8 अफराद की जो है वो तलाश कर रहे थे जो मिसिंग हैं कल से, और हमें उसमें कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन जब हम समंदर की तरफ निकल गए तो हमारा इरादा था कि हम जो है वो सीव्यू की तरफ निकल जाएंगे और खुश्की की तरफ, मतलब सीव्यू के पास जाके खुश्की की तरफ निकलेंगे। तो इसमें हम जाते हुए हम फिर बहुत गहरी जो है वो बड़ी साइज़ की लहरों के अंदर हम फंस गए। हमें अंदाज़ा नहीं था कि समंदर में बहुत तेज़ी आई हुई है और ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी, और इसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो फेल हो गया, और इंजन फेल होने की वजह से हमारा कश्ती से कंट्रोल ख़त्म हो गया, और इसकी ख़त्म होने से फिर जो है ना कश्ती हमारी लहरों का मुकाबला नहीं कर सकी और वो उलट गई। आधे घंटे तक हम पानी में तैरते रहे। इसके बाद वहाँ से मच्छरों की कश्ती जा रही थी जिनको हमने आवाज़ें दे के रोका और उनको अपनी तरफ
मुखातिब किया तो वो उन्होंने हमें रेस्क्यू किया और अल्लाह का बड़ा करम है, उन्होंने इनको वसीला बना के भेजा और आज हम बाहिफाजत अपने चलें, साथ अल्लाह करे कि आप महफूज रहे और आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पे आपने उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मिस किया होगा कि कोई हुकूमती इंतजामात नहीं है। अगर आम कोई शहरी डूब जाए तो आपका फलाही इदारा है, आप बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत क्या है इस वक्त हुकूमत से आपकी बीइंग एक रफ़ाई इदारे के तौर पर? हमें वैसे किसी मुश्किलात का कोई सामना नहीं है। हम जो है वो काम तो करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। आवाम ने हमेशा सपोर्ट किया है और एक मुश्किल है जो कि 11-12 करोड़ रुपए के जो है वो टैक्सेस हमसे वसूल किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। हम वो चाहते हैं कि वो वापस किए जाएं ताकि हम अपने बहुत सारा इक्विपमेंट जो पुराना है उनको रिप्लेस करें, उनकी जगह अच्छा लेकर आएँ। और उनसे रिक्वेस्ट हमारी ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि हमें जो इमदादी सामान हम मंगवाते हैं उन पर टैक्सेस ना लिए जाएं ताकि हम ज़्यादा इक्विपमेंट ख़रीद सकें और पूरे पाकिस्तान में उनको फैला के पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फैसिलिटी गवर्नमेंट को थोड़ा करना चाहिए, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी हम बात करेंगे खाने पीने की, क्योंकि हम लाहौरी हैं और ये इस्लामाबादी हैं, लेकिन आज इनके मुताबिक का खाना पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बहुत खाते हैं। नहीं यार, इस्लामाबाद वाली जो खुराक है वो आज हमारे कोल्ड किचन में बन रही है, यानी कि बर्गर। अच्छा जी नुमान, कैसे आप? जी ठीक ठाक। लग तो नहीं रहा ठीक है, थोड़ा लाउड बोले। यार मुझे लग रहा है बर्गर इसमें सबसे पहले नुमान ने खाना है। नुमान ये बताएं कि क्या बनाने वाले हैं, किस तरह का बर्गर बनाना है? आज आपको पैटी वाला चिकन बर्गर खिलाने वाला हूं। ठीक है, उसकी 2 लेयर्स बन जाएंगी और फिर बर्गर पूरा। अच्छा वाओ, कितनी देर में बनता है? ये 2 मिनट लग जाएंगे। 2 मिनट लग जाएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट दिए और हम जरा इस तरफ आते हैं और आपके साथ एक अच्छी जो हम अपने प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान का जो फख्र है, कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, खुद को क्वारंटीन कर लिया है। जमैकन रनर जिनके पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इस वक्त 34 साल उनकी उम्र है और उनके अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, खुद को क्वारंटीना कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यूसेन बोल्ट वुड गेट हेल्दियर, बैक टू हिज नॉर्मल हेल्थ सून इंशाल्लाह। उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सप्रेसो। मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं, अगर ये बर्गर जिसकी बात वो करे थे और इस्लामाबाद से मंसूब किया जाता है बर्गर्स को, वी हैव गॉट अ टेस्ट इन बर्गर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, यू नो, फेडरल कैपिटल। तो नुमान से पूछ लेते हैं, नुमान क्या बन गया बर्गर? जी सर, रेडी है। ओके, टॉपिंग जारी है। अच्छा क्या क्या ऐड करें, जल्दी से बता दें। इसमें कुकम्बर ऐड किया है, टमाटो ऐड किए हैं और ओनियन ऐड किया है और स्पाइसी मायो भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और उसके बाद हम पेटी रखेंगे, चिकन की पेटी, इसके ऊपर रख के हल्का सा केचप ऐड कर लेंगे जितना आप। बर्गर इज रेडी। जी। और इस बर्गर को कहते क्या है? इसको कहते हैं चिकन बर्गर। चिकन बर्गर, ओके। चिकन पैटी बर्गर भी कह सकते हैं, चिकन बर्गर भी कह सकते हैं। ओके, परफेक्ट। और उसके बाद आपका दिल कर रहा है इस्लामाबाद याद आ रहा है? ऑलवेज बर्गर ऑलवेज। अच्छा ठीक हो गया। ओके, अच्छा ये रेडी है आपका बर्गर। ये हमने चिकन पैटी ऐड कर दी। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें ये चिकन पैटी ही यूज करते हैं या दूसरा चिकन भी यूज आप इसमें चिकन की पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लेयर नहीं आएगी। अच्छा। मतलब कि वो थोड़ा फैल जाएगा। पैटी ये होती है कि आपका लेयर, बर्गर की लेयर बन जाती है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये मेयोनीज ऐड की और आपने ऊपर भी लगाई और ये देखें इस बर्गर की प्रॉपर लेयर आ रही है। आपके फ्रेंड से देख सकते हैं, आपकी प्रॉपर डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं। तो वो उसमें लेयर्स नहीं आएंगी आपकी डिफरेंट। वैसे आई मस्ट से प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। जब भी आप कोई खाना, मैं तो देखूं सबसे खाना अच्छा टेस्ट तो बाद में आप करते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए एंड इट हैज अ गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त हमारा लास्ट मिनट शुरू हुआ चाहता है और उसमें हमने आपको प्रोग्राम के एंड पे बताना है अफ्रीका के हवाले से। अफ्रीका के बारे में एक अच्छी खबर है, WHO ने बरे-आज़म अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से पाक करार दे दिया है। इसका ऐलान WHO ने किया है और 4 साल की मुसलसल एक इसमें जदोजहद मौजूद थी, जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। और अब अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जिक्र कर लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं। अफ्रीका भी निकल गया, जो इंतहाई पसमानदा इलाका है दुनिया का। पोलियो से सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जिसमें पोलियो बाकी है। फॉर गॉड सेक आप अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी जनरेशंस के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट करें, खत्म करें पोलियो को। कम से कम इस एक मूजी मरज से तो हम निकलें बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने अपने शो से आपको ये बार बार मैसेज देना है। नुमान का हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच नुमान। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल और आपने हमें फीडबैक देना है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। फीडबैक से हमें पता चलता है किस तरह का शो करें। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।